नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जो कि आधारित है मध्य प्रदेश में आए उस बड़े बदलाव की, जो कि नारियों को न केवल स्वस्थ कर रही हैं, बल्कि समाज को सशक्त कर रही हैं। तो स्वस्थ समाज, सशक्त नारी, ये एक मॉडल लेकर मध्य प्रदेश सरकार चल रही है, जिसमें एक और नई कड़ी जुड़ गई है 7 अप्रैल से, जिसमें मातृ शिशु जो संजीवनी अभियान है, वो भी एक नया आयाम गढ़ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने और समाज को सशक्त बनाने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, उसी पर आधारित रहेगा ये पूरा हमारा कार्यक्रम, जिसे हमने नाम दिया है स्वस्थ नारी सशक्त समाज और मध्य प्रदेश में ये बड़ा बदलाव। क्या होने जा रहा है इसमें, किस तरीके की स्थितियां हैं और क्या इसमें नया बेहतर किया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर समाज सेवियों की राय लेंगे, सरकार का भी पक्ष जानेंगे और इसे बेहतर मॉडल बनाया जाए, इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं से भी हम राय सुनेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए सरकार के बदलाव की दिशा में उठाए गए कदम पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश ने एक समग्र मॉडल अपनाया है, जहां गर्भावस्था से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य तक निरंतर देखभाल पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में 7 अप्रैल 2025 को मातृ शिशु संजीवनी अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है मां और बच्चे की सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देना। मातृ शिशु संजीवनी अभियान 7 अप्रैल 2025। फोकस समग्र स्वास्थ्य और पोषण। गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को मजबूत किया गया है, ताकि हर महिला को समय पर जांच और उपचार मिल सके। राज्य भर में हर महीने तय तारीखों पर मुफ्त जांच की सुविधा दी जा रही है, जिससे जोखिमों की पहचान समय रहते हो सके। 672 स्वास्थ्य संस्थान, हर माह 9 और 25 को जांच। 58,63,000 जांच 2016 से 2026। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई गई है, ताकि किसी भी जटिल स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप किया जा सके। सुमन कार्य के तहत राज्य से लेकर जिला स्तर तक हेल्प डेस्क और कंट्रोल सिस्टम सक्रिय है। एक एम्स कंट्रोल सेंटर, 10 मेडिकल कॉलेज, 51 जिला अस्पताल हेल्प डेस्क। महिलाओं के स्वास्थ्य में सबसे बड़ी चुनौती एनीमिया रही है, जिसे अब बड़े स्तर पर अभियान के रूप में लिया गया है। इलाज के साथ साथ पोषण सुधार पर भी बराबर जोर दिया जा रहा है, ताकि समस्या जड़ से खत्म हो सके। 2,37,000 महिलाओं का उपचार। 1.09 करोड़ लाभार्थी फोर्टिफाइड नमक। 8.08 लाख सिकल सेल स्क्रीनिंग। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी है, और इसी सोच के तहत प्रसव से जुड़ी योजनाओं में सीधी सहायता दी जा रही है। इससे न केवल संस्थागत प्रसव बढ़ा है, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है। तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाया गया है, ताकि हर महिला तक समय पर जानकारी और निगरानी पहुंच सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म अब स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत आधार बनते जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। तो देखा आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश में नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और ख़ास तौर पर महिला सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ समाज महिलाओं के स्वस्थ होने से ही बनता है। पीढ़ियों की शुरुआत महिलाओं के गोद में होती है, और इसीलिए महिला अगर बेहतर होगी, सशक्त होगी, तो समाज भी बेहतर मिलेगा। और इसी बात को मध्य प्रदेश की सरकार ने समझा और बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ाए, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ
मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले को सामाजिक नज़रिए से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुमिता जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। और स्वास्थ्य एक बड़ा आयाम है, तो स्वास्थ्य का नज़रिया कैसा होना चाहिए, और उस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तपस्या तोमर जी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बन चुके हैं, और जैसा कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार कैसे कदम उठा रही है, ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री की जो सोच है कि महिलाएं सशक्त हो, बेहतर स्वास्थ्य उनको मिले, उस दिशा में कदम बढ़ाया गया। और 7 अप्रैल से जो योजना शुरू की गई है, जिसमें बच्चे और जच्चे दोनों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है, उसका बेहतर समाज पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं प्रियंका जी से, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि योजनाएं तो कई चल रही हैं प्रियंका जी, अब इस नई योजना से कितना असर महिला वर्ग पर, महिलाओं को कितना फ़ायदा पहुंचाएगी ये नई योजना। नमस्कार। समस्त समस्त मातृशक्ति और दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहा जाता है मां पतन महिला की गोद में पलते हैं। हमारा राष्ट्र और फिर और हमारा राष्ट्र अग्रसर होगा, उसकी जननी जो है माता ही कही जाती है, इसमें जननी जन्म में श्रद्धा के पिछली कहा जाता है। ये आज नहीं, हमारे चिरातन काल से चला चल रहा है। सनातन काल से हम लोग एक बात कहते हैं, रमते कत्र देवता। तो जिस प्रकार अगर हम बात करें कि महिला का सम्मान समाज के स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पुरुष वर्ग की जितनी महत्ता है, उतनी ही उससे कहीं ज्यादा महिला की हो जाती है, क्योंकि वो एक नई पीढ़ी को जन्म देती है। और नई पीढ़ी का जो संस्कार देती है, दीक्षा स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, तभी वो आगे जो है वो स्वस्थ समाज का और एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकती है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों का जो 2047 का जो विजन है, उसमें स्पष्ट है स्वस्थ भारत, सशक्त भारत का निर्माण करना। इसमें महिला की एक महत्व आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें शरीर का, अगर एक हिस्सा कार्य करे और एक हिस्सा कहीं लकवाग्रस्त हो जाए तो हमारा शरीर कार्य नहीं करता। तो जरूरी है कि महिलाओं को पूरी तरीके से सशक्त किया जाए, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर हो, चाहे मानसिक स्तर पर। हर तरह से उन्हें सशक्त करना जरूरी, क्योंकि आधी आबादी के पूरे हक के लिए तो जरूरी है कि हम एक दृढ़ निश्चय सरकार के साथ कार्य करें। महिलाओं के साथ स्वास्थ्य कई समस्या होती है। मेरे साथ में 2 विद्वज्जन बैठे हुए इस बारे में बहुत अच्छे से बता पाएंगी। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझ पाना, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ है तो ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अगर वो प्रियंका जी, ये जो योजना है जिसमें मातृ शिशु संजीवनी अभियान नाम दिया गया है, ये कैसे मददगार साबित होगी, क्योंकि इसमें जांच के लिए अलग अलग चरण तय किए गए हैं, इसका कितना असर होगा जच्चा बच्चा की देखरेख में? बिल्कुल, अगर मैं कहती हूँ कि 1 महीना जब 9 महीने में अलग अलग स्थितियों को जब फेस करते, पहले ही एक टर्म अलग होता है, प्रेगनेंसी का सेकंड टर्म अलग होता है, थर्ड टर्म अलग होता है। वो कई जगह आप मानेंगे नहीं, एक निग्लिजेंस के कारण ये कह सकते, थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर महिलाओं के अंदर एक उदासीनता का स्वभाव होता है। वो अपने स्वास्थ्य के लिए कम, दूसरों के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा चिंतित रहती है, और परिवार को ही स्वस्थ रखने में लग जाती है। उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी हो जाए, समय अनुसार उसके सारे टेस्ट हो, उसको पूरा पोषण आहार मिले और जो स्वस्थ शिशु को वो जन्म दे सके, उसके लिए ये महती आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि 2047 का विजन, आज अगर जो बच्चे जन्म लेना शुरू करेंगे, आप समझ सकते हैं कि आगामी 20 वर्षों में वही हमारे देश का युवा हो, और एक स्वस्थ युवा ही स्वस्थ देश की पहचान बन सकता है। जरूरी है उतने आगे तक के विजन के लिए और आगे के भारत के निर्माण के लिए एक स्वस्थ महिला का होना, जिससे महिला जो है, ये जो योजना है संजीवनी की तरह कार्य करेगी, और एक महिलाओं के अंदर जो स्वास्थ्य जन्य समस्याएं होती है, जैसे कि आपके पैकेज में कहा गया कि एनीमिया तो सबसे पर रहता है, तो ऐसी चीजों से निपटने के लिए अगर सरकार आगे उसे कदम उठाती है, तो निश्चित है कि जनता भी जागरूक होकर के, और आप पोषण कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केंद्र बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। निश्चित है ये योजना जो है और भी ज्यादा कारगर साबित होगी। बिल्कुल, और सरकार ने इसी सोच के साथ इस योजना को शुरू किया है। अब एक कमेंट हम
तपस्या जी का भी ले लेते हैं। तपस्या जी, ये जब गर्भवती होती हैं महिलाएं तो उन्हें खास देख रेख की ज़रूरत होती है, और ऐसे समय में सरकार उनकी मदद के लिए सामने आ रही है, और जो चरणबद्ध उनके स्वास्थ्य की जांच, बीमारियों की पहचान, कमियों की जांच, ये सारी चीज़ें करने का फैसला हुआ है। इसका कितना असर पड़ेगा समाज में, और ख़ास तौर पर ऐसी महिलाओं पर जो कि इस तरीके की चीज़ों के लिए अस्पताल, निजी अस्पताल या उसका वहन नहीं कर पाती हैं। इस योजना को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आज भी जैसे कि यहाँ पे प्रियंका जी भी बता रहे हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। अगर वो स्वस्थ हैं तभी पूरे घर की नींव जो है वो एक मजबूत हो सकती है। और जैसे कि सरकार लगातार स्क्रीनिंग पर ज्यादा महत्व देती है, पहले भी उन्होंने बहुत काम किया है, आज भी वो बहुत काम कर रही है। तो मैं बोलूंगी कि इस तरीके से हमको ये पता चल सकता है कि किसी भी महिला को अगर कोई ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक तौर पे दूसरे जनरेशन को जा सकती हैं, तो ये स्क्रीनिंग बहुत मददगार होने वाली है, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन को बहुत सेव करने वाले हैं। इसी के ठीक। साथ में अगर मैं बात करती हूँ, जैसे अनीमिया को लेकर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और साथ में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हमेशा रहा है महिलाओं के साथ अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो जब हम समय समय पे उनकी जागरूकता को लेकर कार्य करती है सरकार, और इस तरीके से उनको ज्यादा अवेयर करती है, तो निश्चित तौर पे उनके अंदर एक जागरूकता आती है, और अपने बेहतर पोषण आहार की तरफ वो ध्यान देती हैं, और बाकी सदस्यों में भी जागरूकता आती है जो घर के बाकी लोग होते हैं, क्योंकि उनका भी सजग होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्योंकि महिला खुद अपने आप को बहुत पीछे रखती है, लेकिन घर के बाकी लोग भी अगर उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं, तो निश्चित तौर पे एक महिला स्वस्थ हो सकती है, और पूरा परिवार, पूरा एक समुदाय स्वस्थ हो सकता है। ठीक है, और इसमें सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा है। डिजिटलाइज रूप से भी आप सुविधाएं ले सकती हैं, महिलाओं को जानकारी मिल सकती है क्या क्या? लेकिन ये इसके लिए फेमिलियर होंगी क्या महिलाएं? हमारी गांव की, मध्य प्रदेश की महिलाएं कितने इसका उपयोग कर पाएंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, और मुझे लगता है कि आज के समय में टेलीमेडिसिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पूरे दुनिया में पूरी तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। और अगर सरकार इस तरीके के कदम उठा रही है, तो मुझे लग रहा है कि हर महिला के लिए आसान हो जाता है कि अब वो अपनी स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो सके, और जागरूकता के साथ में उसके प्रति अपना एक कदम आगे बढ़ा सके, इलाज ले सके, एक ओपिनियन डॉक्टर से ले सके। तो निश्चित तौर पे भले गांव की महिलाएं हैं, आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, और ये पहल उनके लिए बहुत अच्छे स्वास्थ्य की एक दस्तक देकर जाएगा। बिल्कुल। और तो ये रही स्वास्थ्य की बात। अब समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस योजनाओं का कितना फायदा होगा, जान लेते हैं सुमिता जी से। सुमिता जी, आपने सुना सरकार ने योजना बनाई, स्वास्थ्य के लिहाज से तो काफ़ी बेहतर लग रहा है। सामाजिक ढांचे पर इसका क्या असर पड़ने वाला है मध्य प्रदेश की नारियों पर? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक मौका दिया टीवी 24 का, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ बोली है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर योजनाएं चलाई जा रही हैं। और सबसे अच्छी जरूरी चीज जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा विजन लेकर महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने कहा है कि अगर नारी सशक्त होगी, स्वस्थ होगी, तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, और स्वस्थ समाज का निर्माण तभी होगा जब नारी स्वस्थ होगी। आपने कहा कि समाज में और परिवार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समाज में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। क्या क्या योजनाएं हैं, उन तक कितनी पहुंच पा रही हैं, क्या उन्हें ये संपूर्ण जानकारी मिल पा रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार लगातार सतत प्रयास कर रही है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, लेकिन जरूरी ये है कि क्या वो योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। हम गांव में जाएं, हम आसपास के क्षेत्रों में विजिट करें जहां पर लोगों तक क्या वो सही जानकारी मिल पा रही है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हम योजनाएं तो बना ही रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत जोर शोर से कोशिश की जा रही है। आज ही मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छा छोटा सा वीडियो डाला था, उन्होंने कहा था कि अब नारी वंदन अधिनियम जो लाया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो जो महिलाओं की भागीदारी है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। तो ये हम सभी का भी एक दायित्व है
समाज का भी दायित्व है, क्योंकि समाज एक परिवार से बनता है और परिवार में रहने वाले सभी लोग एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें जरूरी है एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें हमारे घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई भी योजना अगर लाई जा रही है तो क्या हमारे घर की महिलाओं को इसकी पूरी जानकारी मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये जानना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि योजनाएं आएंगी, कितनी कारगर होंगी, ये तो तब साबित होगा जब वो उन तक पहुंच पाएंगे, उनको उसकी जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल। और इसीलिए हम सरकार को इस बारे में बार बार बताते हैं, चेताते हैं कि किस तरीके से योजना तो बन गई है, वो पहुंच नहीं पाई है उन महिलाओं तक जो इसके लिए हितग्राही है। प्रियंका जी, ये एक बड़ी चुनौती है। हम देखते हैं कि नीति और नियत दोनों अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि योजनाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिनको ज़रूरत है। इस बार इसको खास फोकस कैसे किया जाएगा, महिलाओं तक कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का, प्रसारित करने की कोशिश होगी? मुल्क में इस प्रकार की योजनाओं को तो महिलाओं से संबंधित रही है, अलग अलग क्लस्टर्स बना करके, उसके बना करके, एएनएम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और दूसरे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके माध्यम से, यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट के जनसंपर्क विभाग के द्वारा भी अलग अलग कैंप लगा करके भी इस प्रकार की योजनाओं को लेकर के कार्य किए गए हैं। और आप माने कि इस मामले में तो पैरालीगल बोलेंगे, हेल्प करने के लिए आगे आते हैं ताकि महिलाओं को जस्टिस तो मिले, स्वास्थ्य की चिंता की जा सके। तो ये जितना सरकार की जिम्मेदारी है, ये मैं मानती हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी योजना उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और ये बात मतलब बड़ा ही कई बार उदाहरण में भी जब समाज में जाती हूँ कार्य करने के लिए, तो बड़ा ही दुखद लगता है कि जब आयुष्मान योजना जैसे काम आते हैं, मालूम है कि आयुष्मान योजना का हमारा कार्ड बन सकता है, हम उसके लिए एंटाइटल हैं, हम उसके हितग्राही बन सकते हैं, परंतु जब तक उनको परेशानी नहीं आती है तब तक लोग जाकर के अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाते, फिर अचानक भागना दौड़ना शुरू करते हैं और फिर सोचते हैं कि बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी अपील है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ में जो भी योजनाएं आपको हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिशियरी हो सकती है, डेफिनेटली उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, उनके लाभ लीजिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आपको परेशानी आए तभी आप उसका लाभ लेने के लिए दूर है। ये थोड़ा सा जन जागरण का भी विषय है। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता तो फिर कार्य करते ही हैं, परंतु लोगों की, मेरे साथ जो पहले बैठी है वो भी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगी कि बहुत कुछ बोलने के बाद भी, समझाने के बावजूद भी वो थोड़ा सा लोगों के मन में क्यों रहता है, वो थोड़ा सा निष्क्रिय टाइप में रहता है। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप लोग सजगता से अपने बेनिफिट को समझिए और हर एक योजना को पूरी तन्मयता के साथ उससे फायदा उठाइए। बिल्कुल। और इसीलिए जागरूक करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, हम सबकी भी है। हम मीडिया की ओर से भी अपने जागरूकता अभियान चलाते हैं और सामाजिक रूप से आप लोग भी सक्रिय हैं, तो कोशिश आप लोगों की भी होनी चाहिए कि सबको जागरूक करें। हम तपस्या जी की एक और कमेंट ले लेते हैं। तपस्या जी, क्या स्वास्थ्य के लिहाज से जो अभी तक के प्रयास हैं उसमें कुछ और एडिशन होने चाहिए? कुछ आपकी सलाह है क्या कि कुछ चीज़ें अगर और इसमें जोड़ दी जाएं तो और योजना बेहतर हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से जो अब सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में जो काम किया जा रहा है, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के भी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें आज भी मुझे लगता है कि जिसको हमें समझना चाहिए, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ अनीमिया पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन मेनोपॉज अगर बात करते हैं, जो कि 45-50 के एज के बाद में जो महिलाएं मेनोपॉज से गुजरती हैं, वो कई सारे चैलेंजेस को फेस करती हैं। पर आज भी वो ऐसा सेक्टर है जहाँ पे काम करने की और भी ज्यादा जरूरत है। अगर हम उसको पकड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पे जो महिलाएं तकलीफें झेल रही हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे न्यूट्रिशन लेवल पे हो, किसी भी तरीके की समस्याओं से वो निजात पा सकती हैं। और वो हमें हर जगह पहुंचाना चाहिए, चाहे जितने भी प्राइमरी सेंटर्स होते हैं हॉस्पिटल्स के, वहां तक हमें पहुंचाएं ताकि लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच सके। क्योंकि हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हर वर्ग को हमें यहाँ लेना है। अगर हम गर्भवती महिलाओं को ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन वहां पर भी अगर हम स्क्रीनिंग बढ़ा देते हैं, चाहे वो हीमोफीलिया के लिए हो, थैलीसीमिया के लिए हो, या सिकल सेल के लिए हो, तो नेक्स्ट जनरेशन हमारी सेफ हो जाती है। और मेनोपॉज में अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आगे जो महिलाएं तकलीफें झेलती हैं उससे भी हम काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो दो चीजें मुझे लग रहा है कि और ऐड अगर करते हैं तो बहुत बेहतर होगा।
ठीक है, तो महिलाओं के लिए जो सबसे अहम कि वो जब गर्भवती हैं तब उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे उम्र के पड़ाव आते हैं जहां पर स्वास्थ्य को लेकर काम करने की ज़रूरत है। सरकार इस पर ज़रूर ध्यान दे रही होगी। सुमिता जी के भी एक टिप्पणी ले लेते हैं। सुमिता जी, सामाजिक रूप से अब तो काफ़ी हद तक सामाजिक जागरूकता लोगों में बढ़ गई है। पर क्या इसको बेहतर बनाने के लिए सामाजिक रूप से काम करने की भी कुछ खास ज़रूरत है क्या? बिल्कुल बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो 2047 का एक जो विजन लेके एक विश्व गुरु और एक कहते हैं ना कि विकसित भारत बनने की जो सोच लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और हमारा पूरा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है लगातार, तो उसमें जन भागीदारी का होना बहुत जरूरी है और उसमें हम सभी आते हैं। और इसके लिए कोशिश ये करें कि ये जो युवा हैं उनको जागृत किया जाए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे युवा हैं और हम उन्हीं के बेस पे आगे 2047 का एक जो दृष्टि लेके चल रहे हैं विकसित भारत की, वो उसी के आधार पर है। तो स्कूल्स वगैरह में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छे से एक ब्रीफिंग करने की जरूरत है। मुझे जहां तक लगता है कि स्कूल्स लेवल पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, लेकिन योजनाओं का पूरा पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब वो जन जन तक जाएगा। अब बहुत से जगहों पर, जैसे अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो माएँ हैं, कामकाजी हैं या कहीं घरों में काम कर रही हैं, तो उनके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में तो उन तक भी ये जानकारी दी जाए कि आपकी माताओं के लिए, आपके लिए कौन कौन सी जानकारियां हैं, कौन कौन सी योजना सरकार चला रही है, तभी तो वो उस चीज को जाकर पास ऑन कर पाएंगे आगे। तो अगर युवा साक्षर होगा, सजग होगा, सतर्क होगा, तो एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और हम सभी योजनाओं को आगे स्थानांतरित कर सकते हैं समाज में। ठीक है। और आज क्योंकि हम इस बात पर फोकस रख रहे हैं कि जो मातृ शिशु संजीवनी अभियान है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर ज़्यादा फोकस करके योजनाएं बनाई गई हैं, प्रियंका जी, इसमें महिलाएं घर घर आकर भी उनकी क्या जांच हो सकती है क्या, या उनको अस्पताल ही आना पड़ेगा, स्वास्थ्य केंद्रों में भी आना पड़ेगा? कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो निकल नहीं पाती हैं, उनको काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है। मातृ शिशु अभियान जो है, वो केयर अभियान जो है, हर स्तर पर महिलाओं के साथ चरणबद्ध तरीके से सामने खड़ा है। अगर वो सक्षम है, कोशिश यही की जाती है कि वो आए, सेंटर पे आए और अपना समय निकाल के सारी जांचें करवाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कैन्स होते हैं, ऐसी जांचें होती हैं जिनको आप चाह करके भी घर पर संपादित नहीं करते। जी। परंतु अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। कोशिश यही की गई है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रायोरिटाइज किया जाए, उसके बाद किसी उचित पे कार्य किया जाए। परंतु मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कहूंगी कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर के आगे आइए और अपने साथ अपने शिशु के स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए। ठीक है। और हम भी यही अपील करते हैं कि सभी इसमें जागरूक हों और योजनाएं जब बनी हैं तो उसका लाभ लिया जाए, क्योंकि सभी को मालूम है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र कहाँ हैं, किस तरीके की जांच के लिए इसमें डेट्स दी जाएगी, तो उसका उपयोग करना चाहिए। एक आखिरी कमेंट हम तपस्या जी का भी ले लेते हैं। तपस्या जी, अब डिजिटल युग में इसको डिजिटल युग से भी जोड़ दिया गया है, डिजिटल रूप से भी सलाह लेकर आप इलाज अपना करा सकती हैं, ये कितना कारगर होगा? जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि अब जो टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है वो पहले बहुत ज्यादा बाहर चलता था, अब इंडिया ने भी उसको ऑप्ट कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर उपचार वैसे तो निजी तौर पे अगर डॉक्टर के पास जाके किया जाए इलाज बहुत बेहतर होता है, लेकिन फिर भी अगर प्राइमरी, कई बार महिलाएं घर से नहीं निकल पाती हैं, उन्हें कुछ सजेशंस चाहिए होते हैं, तो उसमें प्राइमरी अगर केयर की जरूरत है तो वहां पे डॉक्टर्स अगर अवेलेबल हैं तो वो बहुत अच्छा कदम है और मुझे लग रहा है बहुत अच्छी तरीके से लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। एक चीज मैं और बोलना चाहती हूँ कि जब हम क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जो स्पोर्ट्स में महिलाएं हैं उनको लेकर भी एक खास काम होना चाहिए कि वो अपने बेहतर पोषण आहार पे और अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकें और उसकी भी एक व्यवस्था हो, ताकि वो अपने वापस, कई बार होता है कि वो गर्भ धारण करने के बाद में वापस से डिलीवरी के बाद में नहीं स्पोर्ट्स में आ पाती हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा उनके लिए स्पेशल केयर होनी चाहिए, ताकि वो जितने भी खिलाड़ी महिलाएं हैं वो वापस से ग्राउंड पे उसी
मोटिवेशन के साथ आ सकें, तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल क्योंकि गर्भावस्था से लेकर बच्चे के बड़े होने तक ध्यान देने की ज़रूरत है और इसीलिए ये अभियान और इस योजना को शुरू किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उठाएंगी। इस चर्चा में आज आप सभी जुड़ी। सुमिता जी आपका धन्यवाद, प्रियंका जी ने समय दिया उनका धन्यवाद, तपस्या जी हमारे साथ बनी रही उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।